जय हिंद फ्रेंड्स। तो घटना चक्र की टफ क्वेश्चन की सीरीज़ में आज का हमारा जो मेडिवल हिस्ट्री का नेक्स्ट लेसन है वो है मुगल कालीन की संगीत एवं चित्रकला। इससे बनने वाले हम सभी टफ क्वेश्चन को करेंगे, वन लाइनर को स्किप करेंगे। तो आइए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे, कौन थे इसमें? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अबुल हसन और कौन थे? अकारिजा। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फरूक बेग, बिशनदास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव, गोवर्धन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। तो इन दो लोग का नाम ही नहीं और नाम भी देख लेना है। अबुल हसन, ठीक है, उस्ताद मंसूर, फरूक बेग, बिशनदास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव तथा गोवर्धन जो थे ये जहांगीर समय के प्रमुख चित्रकार थे। और मीर सैयद अली और अबू शमद जो थे हुमायूं के मुगल काल की चित्र कला की आधारशिला मतलब इन्होंने रखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 18 है मियाँ तानसेन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है इसमें सही है, नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि जो तानसेन थी। तो अभी मैंने इसको मतलब इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि इनको अकबर ने उपाधि दी थी लेकिन मियाँ की उपाधि दी थी, ठीक है। और बाकी हम जो सत्य वो पढ़ते हैं कि तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं के लिए संबंधित ध्रुपदों की रचना की थी और तानसेन अपने संरक्षण से संबंधित गानों की रचना किए थे। तो बी सी सही है। डी तानसेन ने अपने रागों की मौलिक रचना की थी। तो बी सी डी भी सही है। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। इन्हें तानसेन की उपाधि ग्वालियर रीवा के राजा ने इनको तानसेन की उपाधि दी। मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें सिर्फ मियाँ की उपाधि दी थी। तो ये त्रुटिपूर्ण है। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित कई ध्रुपदों की रचना की थी और तानसेन अपने संरक्षण को मुख्तर रीवा के राजा रामचंद्र और मुगल बादशाह अकबर से संबंधित अनेक गानों की रचना किए थे। इन्होंने संगीत की ध्रुपद शैली की लोकप्रिय बनाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। तो 18 नंबर हमारा जो है वो इसका जो ए है वो गलत है। बाकी हम देखते हैं अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में कौन सम्मिलित थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2 हो जाएगा। कौन सम्मिलित थे? तो तानसेन व और दूसरे हो जाएंगे हरिदास। तो इनके तानसेन व स्वामी हरिदास जो थे इनके ध्रुपद गायक थे। विलास खां और जो विलास खां जहांगीर के दरबार की जो थे वो प्रमुख संगीतज्ञ थे। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? तो 1 और 2 मतलब तानसेन और हरिदास। और ये विलास खां जो थे वो जहांगीर के दरबार में थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है मुगल कालीन साहित्य। इसके टफ क्वेश्चन में दिया हुआ है हसन निज़ामी का जिसे क्या है? तो ताजुल मासिर और ख्वाद मीर का है हुमायूं नामा। मोहम्मद काजिम का हो जाएगा आलमगीर नामा। और भीमसेन का हो जाएगा डी का हो जाएगा दूसरा नुस्खा दिलखुशा। हसन निज़ामी का क्या हो जाएगा? ताजुल ए माशिर और ख्वाद मीर का हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिम का आलमगीर नामा, भीमसेन का नुस्खा दिलखुशा। फिर देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें है मुल्ला दाऊद का तो चंदायान से, ठीक है। फिर दामोदर कवि का किससे हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा पद्मावती कथा से। हमने पढ़ा था कवि जो है कथा लिखते हैं। सोमनाथ का सोमरस पियेंगे वो राग विवाद करेंगे और खुश रहेंगे तो आशिक बन जाएंगे, आलमगीर नामा का किससे है? डी ऑप्शन हो जाएगा आलमगीर नामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। तबगाते अकबरी का किससे है? तो निज़ामुद्दीन अहमद। और चहार चमन का तीसरा चंद्रभान ब्राह्मण है। उसके बाद है इकबाल नामा जहांगीरी मोहम्मद खां। तो आलमगीर नामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम और तबगात अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद। फिर है चहार चमन तो चंद्रभान और चंद्रभान ब्राह्मण, इकबाल नामा जहांगीरी। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसको हम रिलेट कर दे क्या? देखिए आलमगीर नाम किसका होता है? काजी का, ठीक है, मिर्ज़ा काजिम। तबकात अकबरी चहार चमन च दिया हुआ ना तो चंद्रभान से पकड़ लेंगे। इकबाल नामा जहांगीरी मोहम्मद तो मोतीमंद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो इसका हो जाएगा शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था, ठीक है। शाहजहां के शासन के कौन थे? तो राजकीय इतिहासकार थे। इनकी पुस्तक थी पातशाहनामा। नेक्स्ट है कौन एक सुमेलित है? तो ए बाबर तुजुक बाबरी बाबर की प्रसिद्ध कृति है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम की है, ठीक है। और फिर है शेरशाही, जो तारीखी शेरशाही है वो अब्बास खां की है। सरवानी ने लिखी, अब्बास खां सरवानी ने, जबकि तबकात अकबरी जो है वो निज़ामुद्दीन अहमद की है जो कि फ़ारसी भाषा में है। फिर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन तुगलकनामा इब्न बतूता। तो इसमें देखिए तुगलकनामा का लेखक कौन है?
तो तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो थे, और जबकि इब्न बतूता ने रहला लिखी है। बाकी तबकात नासरी, मिनहाजुस सिराज सही है, तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज हफीज और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे सूची दिया है। भीमसेन कायस्थ, तो तारीख दिलकुशा, और चंद्रभान ब्रह्मांड तो चहार चमन, मैंने चौचा से रिलेट किया था। ईश्वर दास के नागर कौन होंगे, तो फुतुहात है या आलमगिरी, ठीक है, सी का इसमें 2 हो जाएगा। फिर है सुजान राय भंडारी, तो खुलासत उत तवारिख। फिर मुगल काल की विविध, तो इसमें दिया है सही सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा बी। अकबर के समय रॉमस थ्रू जो है वो जहांगीर के काल में आया था, और जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस भी, शाहजहां में ट्रेवनियर, औरंगजेब में मनुची आया था। और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे हॉकिंस का काल दिया हुआ है, तो हॉकिंस 1608 से 11 में, थॉमस रो जो है 1615 से 19, मनुची 1653 से 1708, रॉल्फिन 1583 से 1586। फिर ये है मुस्लिम शासकों का कालानुक्रम, तो सी हो जाएगा पहले। तीसरा जहांगीर के बाद हो जाएंगे मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली, और सबसे लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी यही दिया हुआ है सी, तो दूसरा चंगेज़ खां के बाद तैमूर, और तैमूर के बाद तीसरा नादिर शाह, और नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली। बाह्य आक्रमण मतलब पहले चंगेज़ खान का हुआ था, फिर तैमूर, फिर नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली। चंगेज़ खान का आक्रमण जो इल्तुतमिश 1211 से 1236 के समय, और तैमूर का अकबर 1398 के समय, और नसरुद्दीन महमूद के समय। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में, अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तृतीय युद्ध में, तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कौन सा सत्य है, सी पहला, अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तृतीय युद्ध लड़ाई, अभी ऊपर देखा हमने, तो ये सही है। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, गलत है। शाहजहां ने उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा, गलत है। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति प्रेमी था, सही है। अब्दुल शाह अब्दाली मराठों के बीच 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जबकि बाबर जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर किसका, मुगल का। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध नहीं लड़ा था, वरन यह युद्ध उसके पुत्र कौन शाह शुजा दारा औरंगजेब के बीच लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ, और जहांगीर सौंदर्य एवं प्रकृति प्रेमी था, सही है। उसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, तो इसमें तो सी हो जाएगा। जो नादिर शाह दिल्ली आक्रमण 1739 में, बाबर एवं इब्राहिम लोदी का जो लड़ाई हुआ था, कब हुआ था, बाबर एवं, तो पहला का क्या हो जाएगा 4, और बाबर इब्राहिम लोदी का 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई। हेमू और अकबर के बीच जो दूसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी, तो 1556 में, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों की तीसरी लड़ाई 1761 में। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, किस युद्ध में मुख्य विरोधियों को सही उल्लेख नहीं है, सी उपरोक्त में से एक से अधिक। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 21 अप्रैल 1526 को, इसमें बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जबकि हल्दी घाटी का जो प्रथम युद्ध था वो 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया। वहीं पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो नवंबर 1556 में हेमचंद विक्रमादित्य, हेमू और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। तो सॉरी, इसमें उपरोक्त में से एक से नहीं दी, सी हो जाएगा। पूछा है सम्मिलित नहीं है ना, तो सी टीपू सुल्तान और मराठा दिया हुआ है, जबकि वास्तव में क्या होगा, हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू और अकबर की सेना। यहाँ दिया है कौन सा सही उत्तर है, सी सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में, सही है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, 1605 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। हल्दी घाटी का युद्ध ए अकबर और राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं। खुसरो का युद्ध जहांगीर। खानवा का युद्ध बाबर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 1556 में बी हो जाएगा इसमें।
1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। 1600 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारप्रद। 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। असीरगढ़ का युद्ध D1 सही। पानीपत का जो तृतीय युद्ध 1761 में अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया। इसमें अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली और मराठी का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। मराठों ने इस युद्ध में हार हुई। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने मीरन बहादुर को पराजित किया था। सुमेलित है तो सी, हल्दी घाटी का युद्ध सुमेलित है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में महाराणा प्रताप अकबर की सेना के पति के मान सिंह के मध्य लड़ा गया। और चौसा का 1539 में 38 दिया है, गलत है। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह के। खेड़ा का युद्ध 1707 में मराठा और सिंहासन के लिए साहू और ताराबाई के युद्ध मध्य। खाजवा का युद्ध जनवरी 1659 में मुगल बादशाह औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य। सी विकल्प हमारा सही होगा, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। मुगल काल में निम्नलिखित युद्ध बताएं, कौन सा क्रम बताएं इसका? तो इसमें दूसरे के बाद आ जाएगा पहला घाघरा, फिर तीसरा चौसा और सामूगढ़। अब पढ़ लेते हैं इसको। देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था और यह युद्ध बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ था, खानवा का। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में हुआ था, जबकि बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, जबकि शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ। शेरशाह विजयी हुआ। सामूगढ़ का 1658 में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना दारा सिकोह के मध्य हुआ, जिसमें दारा सिकोह पराजित हुआ। फिर यहाँ पे कालानुक्रम दिया है। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में। चौसा 1539, कन्नौज बिलग्राम 1540, तालीकोटा 1565। कौन सा सुमेलित नहीं है? डी जहांगीर। बल्ख का युद्ध का युद्ध शाहजहां के काल में हुआ था। तीनों एक में सही है। बाबर खानवा, चौसा का युद्ध हुमायूं, हल्दी घाटी का अकबर। इकता बी, इकता जो है दिल्ली के सुल्तान। जहांगीर मुगल। अमरम विजयनगर और मुकासा मराठे। कालक्रम अनुसार बताना है इसमें, तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। पद्मिनी 3 और फिर दुर्गावती। पद्मिनी के बाद दुर्गावती के बाद चौथा ताराबाई, उसके बाद अहिल्याबाई। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। ठीक है, तो इसमें तीसरा पहले आएगा। क्या किया था? रानी पद्मिनी ने क्या किया? जौहर किया। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के शासनकाल में आसफ खां के नेतृत्व में हुए आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से गिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली। ताराबाई मराठा छत्रपति राजाराम की पत्नी थी। राजाराम की मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। अहिल्याबाई जो है मराठों में होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। नेक्स्ट है भारत की सांस्कृतिक इतिहास। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का खानका के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था और निर्माण स्थित बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरवाजा का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। क्या इसमें सही है? फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर से हुआ था, न कि सफ़ेद। गलत है। जिस सफ़ेद और काले संगमरमर से सजाया गया, जिसका निर्माण अकबर की गुजरात विजय की स्मृति में 1573 में कराया गया था, परंतु सलीम चिश्ती के खानका के सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ था, अपितु सलीम चिश्ती के मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा का निर्माण, यहाँ पे दूसरा दिया ना, लाल दिया है। देखिए,
लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरवाजे का निर्माण आसिफउद्दौला ने कराया। इमामबाड़े का केंद्रीय कक्ष लगभग 50 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा स्तंभहीन इस कक्ष की 15 मीटर की अधिक ऊंची है। यह कक्ष लकड़ी, लोहे और पत्थर की बीम की बाहरी सहारे से बिना खड़ी विश्व की अपने आप से बड़ी रचना है। इसकी छत को किसी बीम या गर्डर के उपयोग के बिना ईंट को आपस में जोड़कर खड़ा किया गया है। इसके निर्माण में पत्थर और संगमरमर के स्थान पर ईंट और चूने का प्रयोग किया गया है। रूमी दरवाजा जो इमामबाड़ा का प्रवेश द्वार है, इसके निर्माण में चूना प्लास्टर और प्लास्टर की ढलाई के साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग है। इस प्रकार कथन 1 डी, न तो पहला सही है न दूसरा सही है। शेर शाह का मकबरा, क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी या मुगल कालीन इमारत के स्थान में सुमेलित नहीं है? सी, बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी है, सी है जहांगीरी महल। बुरहानपुर, जहांगीरी महल अकबर के किले में स्थित है। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला की ओर झुकी है। जहांगीरी महल जो है वो अकबर के किले में स्थित है। इस महल की शैली जो क्या है, अकबर के किले में जहांगीरी महल जो है वो आगरा के किले में स्थित है और इस महल की जो शैली है वो अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला की ओर झुकी है। जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर मानसिंह महल से ली गई है, ग्वालियर के। और शेरशाह का मकबरा सासाराम, हुमायूं का दिल्ली और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, बीबी का मकबरा औरंगाबाद सही है। यहाँ दिया कौन सा, इसमें क्रम बताना है। रबिया उद्दौरानी, पहले अटाला मस्जिद जौनपुर। देखिए अटाला मस्जिद जो जौनपुर का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा 1408 के आसपास कराया गया। फिर उसके बाद शेर शाह सूरी दूसरा आएंगे। शेर शाह सूरी जो 1540 से 45 में स्वयं मकबरा सासाराम में बनवाए थे। और दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर की सौतेली माँ, ठीक है, हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण स्थल की अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में पूरा हुआ। औरंगजेब ने अपनी बेगम रबिया उद्दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में मकबरे का निर्माण कराया है, लास्ट था। फिर है इसमें देखेंगे कौन सा सही है, ए ऑप्शन है। बाबर, जामा मस्जिद, संभल, हुमायूं, दीन पना, अकबर, जहांगीरी महल और जहांगीर एतमादुद्दौला का मकबरा। कुतुब मीनार, इल्तुतमिश, कुतुब मीनार, इल्तुतमिश। गोल गुम्बद, मोहम्मद आदिल शाह। बुलंद दरवाजा, अकबर। मोती मस्जिद, औरंगजेब। इसमें दिया है कौन सा है क्रम, ए। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। फिर दूसरा आएगा चौसा का युद्ध 1527 के बाद 1539 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है अलाई दरवाज़ा दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, अकबर। मोती मस्जिद आगरा, शाहजहां। मोती मस्जिद दिल्ली, औरंगजेब। मध्ययुगीन भारत के संबंध में क्या है, सरायस शब्द का अर्थ क्या है? सी, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों और व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। मध्यकालीन भारत में सराय बनाने की परंपरा भारतीय उपमहाद्वीप शहरों के आसपास यत्र तत्र बनाई जाती थी। यह आमतौर पर किसी वर्गाकार या आयताकार भूमिखंड पर बनाई जाती थी। इनका प्रयोजन भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, सौदागरों, व्यापारियों और आदि कुछ समय के लिए ठहरने की व्यवस्था। दरअसल ये सराय आम लोगों के लिए होती थी और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों वाले लोगों को कुछ समय के लिए ठहरते थे और इनके फलस्वरूप आम लोगों के स्तर पर सांस्कृतिक विचारों, प्रभावों और समन्वय प्रवृत्तियों, सामायिक रीति रिवाजों को आदान प्रदान होता था। सुमेलित नहीं है, डी जरीब, एक प्रकार का कर दिया है। दाम, तांबे की मुद्रा। देसाई, राजस्व अधिकार। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख सही। शेर शाह सूरी द्वारा तांबे का सिक्के दाम का प्रचलन आरंभ था। मुगल काल में 1 रुपया चांदी का सिक्का 40 दाम के बराबर। मराठा काल में देसाई या देशमुख जनपद स्तर के राजस्व संग्रह तथा सामान्य प्रशासन के प्रभावी होते थे। मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। दीवान कौन होता था? तो प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जरीब भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होती थी। जरीब एक प्रकार का कर नहीं था, क्या था? तो जरीब जो थी वो भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होती थी। सिख संप्रदाय दिया है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से कवर करेंगे। थैंक्स फॉर